मैं अमिटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ कैंसर रिसर्च में। आर्सेनिक से कैंसर होता है। यानी अब छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं माँ का दूध, उसमें कैंसर के जर्रात जा रहे हैं बच्चों में। इंडिया में जो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, इसके कुछ वजूहात जो आपके जहन में अगर हो तो उस पर नजर एक सरसरी बात कह दें। दिल्ली में जो पोल्यूशन है इतना है कि हम रोज कम से कम 12 या 16 सिगरेट रोज पी रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि ओवरी में भी कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जी। इसके अलावा हम यहाँ गले वगैरह के जो सब आए रहते हैं हम देखते रहते हैं ऊपर पर। हम चाहेंगे कि आप सादा लफ्जों में बताएं कि कैंसर होता क्या है। पॉल्यूशन से एम्स की रिपोर्ट आई कि पॉल्यूशन से लंग कैंसर और इन्फेक्शन या लंग्स में खराबी आ रही है। दौलत यूं तो बेशक जिंदा रखती है, दौलत यूं तो बेशक जिंदा रखती है, देखूंगा मैं कब तक जिंदा रखती है। हमने क्या किया, अपनी दवा को उस काइटोसिन के जरिए से कवर कर दिया। उससे क्या होगा, दो काम। काइटोसिन क्या करेगा, दवा को जो हमारे जिस्म में जो फिजिकल दबाव है, प्रेशर है, जो माहौल है, उन सब से बचा के लेके चला गया प्रोस्टेट तक। कैंसर इतना चालाक होता है, वो आपके दिफाई निजाम को बोलता है मैं आपका अपना हूं, आप मुझ पे हमला नहीं करें, आप मुझे मारे नहीं, वरना दिफाई निजाम तो मार देगा। आप जो नई मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हबीबुर रहमान उबैदी आज रहबर स्टूडियो पर तशरीफ फरमा हूँ। हमारे साथ हमारे मेहमान हाजिर हैं डॉक्टर अब्दुल वासे, जो पीएचडी स्कॉलर हैं और कैंसर पर इनका रिसर्च चल रहा है। इंशाअल्लाह रहमान आज के इस पॉडकास्ट में हम इनसे बहुत सारी मुफीद बातें सीखने वाले हैं, जो कैंसर के बचाव पर और उसके इम्कानात और उससे किन किन सूरतों में हम उससे निजात पा सकते हैं और क्या क्या सूरतें अपना करके हम उससे कोसों दूर हो सकते हैं। ये सारी बातें इंशाअल्लाह रहमान आज हम अपने मेहमान खुसूसी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने मेहमान गिरामी से उनका इंट्रो ले लूं। तो अब्दुल वासे भाई, हम चाहते हैं कि आप अपना शॉर्ट इंट्रो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वासे है और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रहबर स्टूडियो का, रियाज भाई आपका और मशहूबा आपका। और मैं अमिटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ कैंसर रिसर्च में और मेरी इब्तिदाई तालीम जामिया सल्फिया बनारस में हुई और उसके बाद जहाँ पे मैं जैसे आपने नाम जिक्र किया, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम साहब मदनी, उन्हीं के साथ वहाँ रहे और उसके बाद फिर हाई स्कूल और अंग्रेजी तालीम के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया। वहाँ से मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया और सीबीएसई से फिर मैंने 10+2 या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं उसको कंप्लीट किया। 2011 में मैं दिल्ली आया और यहाँ फिर मैंने बीएससी किया मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से और एमएससी किया मैंने मॉलिक्यूलर मेडिसिन से और फिलहाल मैं पीएचडी के आखिरी मरहले में हूँ। थीसिस राइटिंग का काम जारी है और मैं मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी कैंसर रिसर्च पर काम कर रहा हूँ और मेरा काम जो है खालिसन वो इन्हिसार करता है प्रोस्टेट कैंसर थेरेपेटिक्स पर और प्रोस्टेट कैंसर के इमराज को या उसकी दवासाजी, उसके लिए मौसर दवासाजी के उस पर। अच्छा, माशाल्लाह। आपने अभी बताया जैसे कि आप जामिया सल्फिया से आपकी इब्तिदाई तालीम हुई थी जी। और उसके बाद आपने 10+2 जो किया वो आपने सीबीएसई बोर्ड से किया जी। तो यहाँ से जब आप मदरसा बैकग्राउंड से दूसरी तरफ गए तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा काफी। कुछ हद तक हाँ, मुश्किलात तो रही। वजह उसकी ये थी कि जो मदरसे हैं उनमें साइंस और इंग्लिश और मैथ्स का वो सिलेबस नहीं है जो सीबीएसई का है। और जब हम यहाँ अलीगढ़ आए और सीबीएसई के स्कूल में आए तो उसका निसाब अलग है, तो उस म्यार तक पहुंचने में या उस पेस को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा। अच्छा, बहुत ज्यादा मुश्किलात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं वो 3 मीडियम में तालीम
वहाँ दी जाती है, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम में। हम्म। तो उर्दू मीडियम हमने उसमें दाखिला लिया था, और उससे ये आसानी हुई कि बहुत सारी चीजें समझने में उतनी मुश्किलात नहीं आई जितना और लोगों को आती हैं जो खालिस नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, या जो उर्दू मीडियम से या हिंदी मीडियम से आते हैं। क्योंकि हम लोग मदरसे से थे तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको समझने में, करने में। बस ये एक मुश्किल है। यहाँ पे एक बात जिक्र कर देना मैं चाहूंगा, जैसे दूसरे मदारिस का जो हाल है यही है कि उनका जो निसाब है वो उस मेयार का नहीं होता है कि अगर बंदा कोई बच्चा है और मदरसे से स्कूल में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा सनाबिल है, आप यहाँ कभी इंशाल्लाह जाएं मौका निकाल के। यहाँ आप देखेंगे यहाँ का जो निसाब है, यहाँ बच्चों को जो साइंस पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, सब टोटली इंग्लिश में, और एनसीईआरटी की बुक्स लगती है यहाँ पे। तो इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इनके हमारे जो तलबा हैं सनाबिल के, वो नए नए उनके इन्वेंशन भी आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगला सवाल मेरे पास मैंने कुछ तैयार करके रखा था जी। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और कैंसर रिसर्च का सफर कैसे शुरू हुआ? ये थोड़ा सा दिलचस्प है। जैसे आमतौर पर हिंदुस्तान के 70 से 80% तालिब इल्मों की ये ख्वाब होता है, ये सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो उस डॉक्टर बनने की भीड़ में मैं भी था। अच्छा। और उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे 2 बड़े भाई हैं, वो डॉक्टर हैं। अच्छा। तो ये भी एक था कि ठीक है, 2 भाई डॉक्टर हैं, एक और भाई डॉक्टर हैं, तो अपना साथ में कुछ कर सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं, जैसे इंसान सोचता है उसके लिए। और हालांकि मेरा मिजाज शुरू से रिसर्च की तरफ, साइंस की तरफ ज्यादा रुझान साइंस की तरफ था। मेडिकल लाइन हालांकि साइंस की ही ब्रांच है, लेकिन उतना मेडिकल लाइन की तरफ नहीं, रिसर्च की तरफ ये ज्यादा वो था साइंस को लेकर। ये मुझे रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया 12th का, उसके बाद कि हम साइंस और इंजीनियरिंग के अलावा भी एक फील्ड है रिसर्च की, उसमें जा सकते हैं। फिर उस वजह से ये हुआ कि दाखिला लेना है तो बहुत तलाश किया गया कौन सा कोर्स ज्यादा मुनासिब होगा। बैनुल अक़वामी मिजाज का कोर्स है बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, और उसका निसाब 80% वही होता है जो एमबीबीएस का निसाब होता है। एक वजह ये भी थी कि वो कोर्स मुझे ज्यादा पसंद आया, और फिर उसमें हमने दाखिला लिया। उसका दाखिला जाती एग्जाम होता है, वो किया, और माशाल्लाह से 2015 में मैंने उसमें एनरोल किया। सो 3 साल का कोर्स है। 2018 में बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किया। 2018 ही में फिर मैंने एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन। अच्छा, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में बहुत सारे लोग समझते हैं कि नॉर्मल एमएससी है जिसमें दवा साजी है या इस तरह की चीजें होती हैं। दरअसल मॉलिक्यूलर मेडिसिन वो सालमे के लेवल तक, सालमे के तह तक जाकर चीजों के बारे में उसके बारे में डील करता है या उसके बारे में बात करती है। और वो ज्यादा, उस कोर्स का झुकाव ज्यादा रिसर्च की तरफ है। तो एक वजह ये भी थी कि उसको सेलेक्ट करने की, तो हमने फिर एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन किया। और बीच में 1 साल का तकरीबन वक्फा रहेगा गया, क्योंकि कोविड आ गया था। और जाहिर सी बात है, जान बचाने के फिराक में सारी चीजें ऊपर नीचे थी। तो 1 साल के गैप के बाद फिर हमने पीएचडी मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर रिसर्च, बड़े कैनवस पे अगर देखें तो कैंसर रिसर्च, और ऑन्कोलॉजी कैंसर कैसे फैलता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीजें, उन सारे पैरामीटर्स पर वो बात करता है। और मेरा जो काम है वो खुसूसन है
कैंसर के नए तरीक़े इलाज के लिए। अच्छा। तो इस पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप ये बताएँ कि जैसे कैंसर इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसको चूज़ करने की कोई पर्सनल वजह रही होगी आपके पास? कि अ, आपने क्यों यही जैसे रिसर्च में तो बहुत सारी जी, आप जी। अलग-अलग हुँ, मज़मून ले सकते थे। जी, तो जी। यही सब्जेक्ट चूज़ करने की कोई ख़ास वजह? हुँ। कैंसर का जब हमने एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन कोर्स सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए या जब उसमें दाखिला हुआ, तो उसमें हमारे पास 3 ऐसे मेन सब्जेक्ट्स थे जो मेडिकल साइंस से मुंसलिक हैं, जो जुड़े हुए हैं। उसमें से एक था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो जरासीम और जरसूमा पर और उस पर बात करता है। और दूसरा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के तशहील बदन जिसको जी, जी, बोलते जी। हैं कि इंसान का जिस्म या उसके अंदर का जो निज़ाम है वो कैसे काम करता है, एक दूसरे से कैसे ताल्लुक रखते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट था कैंसर रिसर्च या रिसर्च इन मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। तो वो मैंने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था। उसके पढ़ने के बाद मुझे लगा कि रिसर्च में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कैंसर पर काम भी बहुत हुआ है, लेकिन जिस तरह से कैंसर का मिजाज है मोहलिकाना, या जिस तरह से उस मर्ज का उसकी शनासाई जब तक हो पाती है, जब तक वो डिटेक्ट होता है, तब तक बहुत लेट स्टेज हो जाती है। तो ऐसी क्या सब वजूहात हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो एक दिलचस्पी वहां से आई कि हम इसमें कर सकते हैं इसको। इंटरेस्टिंग मुझे वहां से लगा कि कैंसर रिसर्च, इसलिए उसको ले सकते। तो आप का जो रिसर्च जिस पे चल रहा है कैंसर पे, वो खुसूसी तौर पर किस बात पे फोकस्ड है? ओके। दरअसल मेरा जो मैं पेशाब के रास्ते में एक गुदूद होता है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं। तो प्रोस्टेट एक बहुत छोटा सा गुदूद है जो पेशाब के थैली के जस्ट नीचे होता है, जो पेशाब का रास्ता है उससे पेशाब का रास्ता उससे होकर गुजरता है, उस गुदूद के। तो जब हमारा दाखिला हुआ, हमारे जो सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अधिराज रॉय, उन्होंने पीएचडी यूएसए से की, पोस्ट डॉक भी वहां से किया, और इंडियन गवर्नमेंट का रामालिंगा फेलोशिप के तहत वो इंडिया वापस आए। हमारे मुल्क की सरकार जो है अपने नजात के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बुलाने के लिए स्कीम रखी है कि अगर आप बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया में आके अच्छा काम करेंगे तो हम आप फंड्स देंगे। तो उसके तहत वो यहाँ आए, और वो गालिबन दूसरा ही साल था जब मेरा दाखिला हुआ है उनके यहाँ लैब इस्टेब्लिश किए हुए। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो डॉक्टर अधिराज रॉय थे, जिनको मैं सुपरवाइजर के लिए फहरिस्त में रख सकता था। 2 और लोग थे, तो बाकी 2 लोगों का काम तो ओवरियन कैंसर जो अमराज निस्वां का हिस्सा है और ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक था। और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मेरे दिल में थोड़ी सी दिलचस्पी थी कि इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी रिसर्च हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, बहुत ज्यादा स्कोप उसमें इसलिए भी नहीं था क्योंकि आखिरी मरहला है, सर्जरी के तहत उसको हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है पिस्तान को, और उससे काफी फायदा हुआ लोगों को, जो माए बहने हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं और थेरेपी के जरिए। तो जो मेरे सुपरवाइजर हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हम प्रोस्टेट कैंसर पे काम कर सकते हैं अगर तुम राजी हो। जबकि उनकी लैब, जो सर की लैब है, उस वक्त भी ओवरियन कैंसर पर काम कर रही थी। मेरी जो 2 सीनियर रही हैं लड़कियां, सर की स्टूडेंट जो है, उन दोनों का वर्क ओवरियन कैंसर पे ही है। लेकिन सर ट्रेंड से हट के कुछ करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर पे काम करेंगे और थेरापेटिक्स पे, यानी उसकी इमराज की, उस मर्ज की दवा साजी पे हम लोग काम करेंगे, और क्या हम
जो दवा बनाएंगे उससे हम प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं या कितना उस पर वो असरअंदाज होगी, इस पर हम काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम जहां तक कैंसर की बात है तो कोई भी कैंसर हो, असल मकसद है तहकीक करना, तो इसलिए फिर हमने प्रोस्टेट कैंसर पे उस पर काम किया। तो जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि ओवरी में भी कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है जी। इसके अलावा हम यहाँ गले वगैरह के जो सब आए रहते हैं हम देखते रहते हैं न्यूज़ पर। तो हम चाहेंगे कि आप सादा लफ्जों में बताएं कि कैंसर होता क्या है। अच्छा, कैंसर को समझने के लिए उससे पहले एक छोटी सी बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे जिस्म में जितने सेल हैं, जितने खलिए हैं, उनके अंदर जो हमारा डीएनए होता है, जिसको जिनसी मादा भी बोलते हैं, वो जिनसी मादा जो डीएनए होता है, जो डिसाइड करता है, जो तय करता है कि बड़े होने के बाद आप किस तरह का मिजाज होगा, आपका बाल कलर, स्किन कलर, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत, आपकी कद कामत, वो सारी चीजें डीएनए के जरिए से तय होती हैं। वही डीएनए ये भी तय करता है कि आपका जो खलिया है, जो सेल है, एक जिंदगी में, अब वो जिंदगी आपकी 60 साल की है, 70 साल की है, 80 साल की है, वो हमारे जिस्म में 200 किस्म के खलिए पाए जाते हैं, 200 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। हर एक का काम करने का तरीका अलग, हर एक का मकसद अलग, और हर एक को कंट्रोल करने का तरीका अलग। कंट्रोल होता है डीएनए के जरिए से, और डीएनए से मुंसलिक या उससे जुड़ी हुई जो भी दूसरे प्रोटीन्स होते हैं और जो दूसरे निजाम होते हैं उनके जरिए से। तो हमारा जो सेल है, खलिया है, वो तय है डीएनए के जरिए से कि ये पूरी जिंदगी में 200 बार तकसीम पाएगा। तकसीम का मतलब एक खलिया है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3। ये क्यों जरूरी है? हमारी जब स्किन, समझाने के लिए, हमारी स्किन जब चोट लग जाती है या पील आउट हो जाती है या खराश पड़ने पे रगड़ जाती है, तो स्किन हट जाती है, फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वापस से आ गई। वो दरअसल वो खलिया होता है, वो सेल होता है, क्योंकि उसको रिपेयर करना है, जैसा था वैसा बनाना है। तो जो खलिए, जो सेल्स स्किन बनाते हैं, जिसको एपिथेलिया बोलते हैं, वो सेल्स तकसीम होते हैं। तब तक तकसीम होते हैं जब तक वो जरूरत का वो जो हिस्सा खाली था वो भर ना जाए। ये आम मैकेनिज्म है सेल डिवीजन का। और हर तरह के सेल्स, हमारे बाल, नाखून, स्किन, पेट, मैदा, जिगर, सब डिवाइड करते हैं, सब बनते हैं, क्योंकि उनकी एक मुद्दत, एक लाइफ स्पैन है, एक जिंदगी उनकी तय है कि इतने दिन जिएंगे। उसके बाद जैसे हमारा जो खून का जर्रा है, आरबीसी लाल, उसकी 120 दिन की जिंदगी है। तो अगर 120 दिन में सब मरते ही रहेंगे तो नया आएगा कहां से? तो वो सेल डिवाइड होके वो बनता है। तो वो खलिया अभी वो तय है कि 200 बार डिवाइड होना है। यही जो गवर्नेंस है, ये जो कंट्रोल है कि 200 बार ही डिवाइड होना है, ये कंट्रोल खो जाता है। अच्छा, तो अभी किसी चीज पे कंट्रोल खो गया है, तो वो जितना चाहेगा उतना बढ़ेगा। इसी को आसान लफ्ज में कहते हैं कैंसर। अच्छा, नुकसान क्या है कंट्रोल होने, ज्यादा बढ़ने से? जब वो ज्यादा बढ़ेगा तो वो कैंसर बनाता है, यानी उसके अंदर रुकने की ताकत अब नहीं रही, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी डीएनए अपना कंट्रोल खोता है, डीएनए ही उसे कंट्रोल कर रहा था। डीएनए अपना कंट्रोल खो देता है। तो पूरा डीएनए नहीं शामिल होता है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं। जीन में कुछ बहुत सारी तरतीबें होती हैं, अमाइनो एसिड्स की और न्यूक्लियोटाइड्स की। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनकी तरतीब इधर उधर हो जाए, जैसे मेरा नाम है अब वासे, अब्दुल वासे, डब्लू की जगह पे वी आ जाए, तो वो तरतीब बिगड़ गई। है तो वही जीन, लेकिन अब वो वही वासे नहीं रहा जो वासे है। बिल्कुल, वो अलग तरह से बर्ताव करेगा, अलग तरह से फैलेगा, अलग तरह से डिवाइड करेगा। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि डीएनए, और डीएनए ही नहीं बल्कि जीन का कंट्रोल खो देना
और उसके बाद सेल्स का बहुत ज़्यादा तक़सीम होना, यही कैंसर का ज़रिया बनता है। तो क्या कैंसर कोई एक ही बीमारी है या कई टाइप्स के होते हैं कैंसर? कैंसर जो किताबों में, रिसर्च पेपरों में या मजल्लों में जो चीज़ें पब्लिश हुई हैं, जो साइंसदानों के ज़रिए या साइंटिस्ट ने जो उसको प्रूफ किया है, कैंसर को सिर्फ अकेली वाहिद एक बीमारी नहीं माना गया है। उसको माना गया है कि वो बीमारियों का एक ग्रुप है, गिरोह है। क्यों ऐसा कहा गया? बहुत सारे ऐसे किस्म के कैंसर हैं, जैसे प्रोस्टेट, जो मेरा काम है, जिस वजह से जो मेरी फील्ड है। प्रोस्टेट में सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का आसान तरीका समझने का कि जिसमें कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका जो टिश्यू है या जो हिस्सा है जिस्म का, उसमें वो सारे जर्रात जिस्म के, जिनको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं या खून के जर्रात होते हैं, उनका जमावड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास का जो हिस्सा है वो परेशान है, क्योंकि उसमें कुछ ना चाहने वाले जर्रात पहुंच गए हैं। जैसे वो चोट भी हो सकती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जरासीम का भी जमावड़ा हो सकता है, खून का भी जमावड़ा हो सकता है, कुछ भी है। प्रोस्टेट में सबसे पहले यही होता है, इन्फेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, इन्फेक्शन होने की वजह से ये नहीं समझ में आता कि नॉर्मल इन्फेक्शन है कि ये इन्फेक्शन आगे जाके कैंसर को प्रमोट करेगा या उसको बढ़ावा देगा। तो एक वजह ये भी है। दूसरा, चोट लगी, उसमें गांठ बनी, कुछ उसमें हयातीन लेवल पर कुछ उसमें तरतीब आई, कुछ उसमें तरमीम आई, कुछ उसमें बदलाव आया, और ये सारा बदलाव वो जो जीन में बदलाव आया, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, जो कि डीएनए में हो रहा है, उसके बदलाव के इसमें आया है। तो एक वजह ये हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर सिर्फ एक अकेली बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का एक पूरा एक ग्रुप है। और वो इसलिए भी कि जब वो ट्यूमर बनता है, अभी कैंसर हुआ, ट्यूमर बना, तो एक अमल होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस कहते हैं, आपने सुना होगा एंजियोग्राफी, दिल के मरीज के लोग। एंजियो कहते हैं जो खून की नलियां होती हैं, जो कैपिलरीज बोलते हैं, हर एक जिस्म के हर एक हिस्से तक खून की सप्लाई के लिए हमारे पास नलियां हैं, खून की कैपिलरीज हैं जो खून को पहुंचाती हैं। अब जो नया ट्यूमर बना, जो कैंसर बना, वहां पे तो अभी नहीं है। तो ट्यूमर, वो कैंसर ऐसा काम करता है कि वो कुछ ऐसे मैसेज भेजेगा जिस्म को कि यहाँ खून की जरूरत है। तो जिस्म क्या करेगा? एंजियोजेनेसिस, यानी वो सारे मादे रिलीज करेगा कि ट्यूमर के पास, कैंसर के पास खून की सप्लाई पहुंचे, और वहां तक शरेयान जो है खून की, वो वहां तक नई शरेयान बनती हैं, उसमें बनती हैं, और फिर खून की सप्लाई वहां होने लगती है। तो एक तरह से ये दूसरे तरीके की एक मर्ज है ये, कि जरूरत से ज्यादा खून की नलियां बनना, ये भी एक मर्ज है। इन्फेक्शन होना, ये भी एक मर्ज है। तो ऐसी सूरत में तो जब खून की नलियां वहां जाकर के मिलती होंगी, तो वो खून के जरिए वो और बॉडी में और बैठता है। कैंसर के फैलने का मेन रीजन एंजियोजेनेसिस ही है। तो कैंसर के बारे में होता है, जैसे एक आदमी बीमार है, कई दिनों से उसे इन्फेक्शन वगैरह हुआ रहता है, वो गए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने और उन्हें पता चलता है कि कैंसर है। तो ये अचानक हो जाता है या इसमें वक्त लगता है, काफी वक्त? कैंसर अचानक नहीं होता है। उसकी वजह ये, कैंसर के होने का, फैलने का और उसको थ्राइव करने का, यानी पनपने का, होने का, पनपने का और फैलने का, ये जो मरहला है, 3 अलग अलग मराहिल हैं इसके। जब कैंसर वो
जीन ने अपना कंट्रोल खोया और वो खलिए तक मैसेज आया, अभी वो आजाद है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी जरूरत होगी वो ग्रो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस्म कुछ नहीं करता है, जो हमारा दिफाई निजाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको वो काउंटर करता है। पहले जितनी हद हो सकती है उतना काउंटर करता है। उसका आसान तरीका समझने का कि जैसे मैं आपसे कहूं कि रात में अपने घर में किसी को मत आने दीजिए, वो ऐसा कोई भी शख्स नहीं आए जो आपका जानकार नहीं है, जिससे आप मुतारिफ नहीं है, अननोन है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको नहीं आने देंगे। कैंसर इतना चालाक होता है, वो आपके दिफाई निजाम को बोलता है मैं आपका अपना हूं, आप मुझ पे हमला नहीं करें, आप मुझे मारे नहीं, वरना दिफाई निजाम तो मार देगा। क्योंकि उसके जो जर्रात हैं वो इसीलिए बने हैं जिसमें कि जितनी भी बाहर की चीजें हैं नुकसानदेह या मुज़िर चीजें हैं उनको वो खत्म कर दे, काउंटर करेगा। कैंसर क्या करता है, वो वही झंडा वो भी उठा लेता है कि जो लाल वाले लोग एक साथ हैं तो वो भी लाल झंडा उठा लेता है कि हम आपके साथ ही हैं। तो एक वजह यह भी है कि कैंसर को जल्दी पकड़ में नहीं आता। बहुत सारा वक्त गुजर जाने के बाद जब कैंसर हो गया और वो पनपने लगा जिस्म में, तो बहुत सारे जर्रात छोड़ता है। अब वो जो जर्रात छोड़ रहा है ये वो जर्रात नहीं है या ये वो प्रोटीन्स नहीं है, एंजाइम्स नहीं है जो जिस्म आम तौर पर छोड़ती है, नॉर्मली छोड़ती है, ये कुछ और है। तो जब उनका अब वो जर्रात जाएंगे कहाँ? जिस्म के ही निजाम के जरिए से, सिस्टम के जरिए से ही बाहर होंगे या उनका खात्मा किया जाएगा। तो अब क्या होता है, अब एक तरह का जिस्म पर एक दबाव आता है। हमारे जिस्म को बीमारी से या किसी भी बाहर के जर्रात से या फॉरेन पार्टिकल जिसको बोलते हैं, उससे लड़ने की एक हद है। हम 10 लोग हैं तो 10 लोग से ही लड़ पाएंगे। हम 10 हैं, आगे 10,000 हैं, तो जिस्म लड़ना छोड़ देगा। जब लड़ना छोड़ देगा तो वो जो 10,000 हैं वो गालिब आएंगे। तो जब गालिब आएंगे तो आपके खून के जर्रात में इसमें बीमारी, बुखार, सर दर्द, थकान, सबसे पहले कि थकान, क्योंकि जो कैंसर का रीजन होता है जहां पे कैंसर ग्रो कर रहा है, जिस हिस्से में पनप रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। तो आपने जो सांस ली तो वो आपकी मिकदार तय है कि यहाँ जाएगा। अभी एक रीजन और है, एक हिस्सा और है जहां आपको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपकी सांस तेज हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि अरे 1 महीने से सांस फूल रही है। वो फूल नहीं रही है, कैंसर को ऑक्सीजन चाहिए, उसने आपके जिस्म को मैसेज किया कि ज्यादा सांस लें, तो वो सांस आप ले रहे हैं और कैंसर तक ऑक्सीजन जा रही है। तो वो सारे धीरे धीरे सारे निजामों पर वो कब्जा जमाता है पहले, उसके बाद फिर फैलता है। फैलने का मरहला तो बाद में है, पहले वो सारे निजाम को करता है, फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम ऐसा है कि आमतौर पे माना गया है कि 40 साल तक अगर कोई हेल्दी इंसान है, मर्द औरत, तब तक इम्यून सिस्टम अच्छे से उसका वो कर लेता है, बचाव कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। 40 के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आमतौर पर जो लोगों में कैंसर के होने की शरह है वो 45-50 के बाद के लोगों में ज्यादा है। उसकी वजह यही है। तो जैसे आपने बताया कि जो इसके कई सारे मराहिल होते हैं और धीरे धीरे करके ये जिस्म में बढ़ता है, इंसानी जिस्म में। तो जैसे अगर इन्फेक्शन के थ्रू वो बॉडी में एंटर किया है, तो क्या वो इन्फेक्शन उन तमाम मराहिल में वो इन्फेक्शन रहेगा? ऐसा मुमकिन है कि वो खत्म हो जाए और अंदर अंदर बीमारी बढ़ती रहे और जाहिरी तौर पर हमें लगे कि हमारा इन्फेक्शन खत्म हो चुका है और हम उसका दवा इलाज भी ना कराएं और अंदर अंदर कैंसर फैल जाए? तो ऐसा होता है, या वो जो जख्म है या जो हमें इन्फेक्शन हुआ है वो मुसलसल अपनी हयात में बाकी रहता है? वो
मुसलसल रहता है और उसके अगले मरहले में एडवांस वर्जन में रहता है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो दिफाई निजाम है वो फर्क भूल जाता है ना, अपना और गैर। तो वो उस हिस्से को जो जहां कैंसर पनप रहा है उसको भी अपना ही हिस्सा मानता है हमारा दिफाई निजाम। इसलिए जो इन्फेक्शन वहां फैल रहा है या जो इन्फ्लामेशन है वो उस पर उस हिसाब से ताकुब या अंकुश लगाता ही नहीं है जिस हिसाब से कि उसका खात्मा कर पाए। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है अभी का जो दौर है साइंस रिसर्च में या कैंसर रिसर्च में, लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैंसर को पहले मरहले में हम कैसे पता कर पाए। और उसके लिए कि जब कैंसर बनता है या शुरू होता है तो कुछ तो प्रोटीन्स होंगे, कुछ हयातीन्स होंगे जो जिस्म में बनते होंगे या बने हुए बर्बाद होते होंगे। हम उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान कर, उनको मारने और उनको संभालने का कोई तरीका ढूंढ लें तो हम इस पर पूरा टोटली तौर पर हम काबू पा सकते हैं। हाँ, यानी अगर किसी इन्फेक्शन को हम ज्यादा दिन तक अगर उसे बाकी रखते हैं अपने जिस्म में तो उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए इन्फेक्शन वगैरह पे हमें जल्दी करना चाहिए। और इन्फेक्शंस उन कैंसरों में ज्यादा एहतियात देना चाहिए जो गुदूद से मुतालिक हैं या ग्लैंड से मुतालिक हैं, चाहे वो प्रोस्टेट का हो, चाहे वो पिस्तान का कैंसर हो या लिवर का हो, ओवरी का हो, इन सारे उसमें बहुत मोहतात रहना चाहिए इंसान को। बहुत एक वजह ये है कैंसर के देर से पहचानने में या जांच में लाने में, उसके आइडेंटिफिकेशन में, कि तकलीफ होती है, इंसान होता है लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। वजह कुछ हमारा मेडिकल सिस्टम भी ऐसा काम करता है कि वो भी जरूरत है पैरासीटामोल की लेकिन वो 10-12 दवाएं लिख देगा। तो इंसान इसलिए भी नहीं जा पाता है कि अभी जांच 10 तरह की लिख देगा। और अक्सर ऐसा हुआ है कि सही वक्त पर जांच ना हो पाने की वजह से वो चीज कैंसर हो गई। उसका एक मैं ये जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 मेरे दोस्त हैं, एक यहीं बीएससी में हम लोग थे, मेडिकल बायोटेक में तब हमारे साथ था, और जो दूसरी हमारी दोस्त हैं वो बनारस में, हम लोग 11th-12th साथ में पढ़े हैं, हम लोग कोचिंग में साथ थे। दोनों के फादर को कैंसर हुआ और दोनों को प्रोस्टेट कैंसर हुआ। लेकिन जो मेरी दोस्त है बनारस वाली, जब शुरू में तकलीफ हुई कि पेशाब में जलन है, दर्द उठता है पेशाब करने के बाद, उसने मुझे रिपोर्ट भेजी और फोन किया कि वासे ऐसे ऐसे है, पापा की रिपोर्ट आई है और पेन भी है और दर्द भी है उसमें और दवा दिया है, डॉक्टर ने बोला है कि इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर ने कोई जांच की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जांच नहीं की। तो मैंने कहा कि डॉक्टर से बोलो कि एक पीएसए का टेस्ट करवा लें। पीएसए कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी प्रोस्टेट का जो खलिया है, जो सेल है ना प्रोस्टेट के, उसके सरफेस पर, उसके सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन रहता है। जब प्रोस्टेट में कैंसर पनपना शुरू करता है तो वो आ जाता है उस पे, जिसको बायोमार्कर बोलते हैं। तो वो जांच में आ जाता है खून में, और टेस्ट कर लेंगे। अगर उसकी एक हद तय है कि 4 से ज्यादा है तो सिर्फ इन्फेक्शन है, 4 से 8 चला गया तो कैंसर होने के इम्कानात हैं, 8 से 12 चला गया तो कैंसर है, ऐसा करके। अब उन्होंने टेस्ट करवाया मेरे कहने पर, हालांकि डॉक्टर फिर भी मना कर रहा था। मैंने कहा कि डॉक्टर से बस लिखवा लो कि हम अपनी दिली तसल्ली के लिए ये करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिख दीजिए जांच में। अच्छा, ये ऐसी जांच है बिना उसके रिकमेंडेशन के नहीं लिखी जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया करने के लिए, करवाया तो वो 8 आया पीएसए, यानी इम्कानात है, इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि कैंसर होने के इम्कानात 90% है।
दूसरी तरफ जो ये मेरा दूसरा दोस्त है, ये हिसार हरियाणा का है। इसका फोन आया कब, मेरा फिलहाल में एक कैंसर पे ही एक तफसीली रिव्यू पेपर आया, तो उसने कहीं उसकी नजर से कहीं गुजरा, तो उसे लगा होगा कि अरे मेरा बैचमेट रहा है और इसी कैंसर पे काम हो रहा है जो उसके फादर को है, तो उसने फोन किया मुझे कि ऐसे ऐसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बताया कि कैंसर हुआ है। मैंने कहा किस स्टेज पे, तो बताया कि कीमोथेरेपी चल रही है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब मेटास्टेसिस फैल चुका है, तो बोलता है हाँ। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ फैला है, उसकी कोई रिपोर्ट, तो उसने भेजा मुझे पेट स्कैन। तो वो गुर्दों में क्या कहते हैं, कूल्हे की हड्डियों में, पैरों की हड्डियों में, गर्दन पर, फेफड़ों में, हर जगह फैल चुका है। तो मैंने कहा कि ये तुमने पीएसए टेस्ट करवाया था, तो उसने कहा कि हमने टेस्ट नहीं करवाया था। सेम रिपोर्ट कि पेशाब में जलन है, दर्द हो रहा है और उलझन रहती है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है, 2 महीने की दवा चलाई, कोई जांच वांच नहीं हुई, और तब तक वो जो 8 था 12 पहुंच गया। तो जल्दी अगर पता चल जाए तो हम कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ऐसा भी हुआ। और एक चीज और भी है, मुझे लगता है कि साइंस से हटके सब अगर सेहतयाब रहेंगे तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह ने ये जो उसकी रजा के हिसाब से जो चीज हो रही है ना, वो तकसीम दे रखी है। वो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, नेचर में इंसाफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया को चलाने के लिए ऐसा रखना चाहिए था कि आपको कुछ दे दिया अल्लाह ने, मुझे कुछ दे दिया, आप मुझे ये देंगे, मैं आपको ये चीज दूंगा, तो हमारे ताल्लुकात मजबूत रहेंगे और दुनिया आगे जाएगी। अब अगर सबको मिसाल के तौर पे मुसावी अल्लाह कर दे, आपको और मुझे और सबको, तो इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ जंगो जिदाल करेंगे। हर कोई जंगो जिदाल के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। खैर, हमारा अगला सवाल है कि इंडिया में जो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, इसके कुछ वजूहात जो आपके जहन में अगर हो तो उस पर नजर एक सरसरी बात कह दें। इस वक्त हिंदुस्तान, हमारा मुल्क बीमारियों का गढ़ है। और क्यों कह रहा हूं, उसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है। हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। पॉल्यूशन से, एम्स की रिपोर्ट आई कि पॉल्यूशन से लंग कैंसर और इन्फेक्शन या लंग्स में खराबी आ रही है। हिंदुस्तान का जो, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है इतना है कि हम रोज कम से कम 12 या 16 सिगरेट रोज पी रहे हैं। इतना पॉल्यूशन जा रहा है हमारे फेफड़ों में। और बदकिस्मती देखिए, नाअहली हुक्मरानों की या लोगों की, पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट की है जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, कि ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये जाहिर हो कि पॉल्यूशन से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। अल्लाह। अच्छा, ये तो दूसरी बात हो गई। आपका जो सवाल के हिंदुस्तान में कैंसर के अमराज, कैंसर, डायबिटीज, इन सब का हमारा हिंदुस्तान गढ़ है। वजह, डेवलपमेंट के नाम पर हमने वो सारी चीजें की जो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब कि हमने तरक्की के नाम पे वो चीजें भी कर डाली जो नहीं होनी थी। जैसे हमने वो सारे प्लांट्स लगाए और उन जगहों पर लगाए जहां से हमारे वसाइल, जितने भी कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगलात, सबको हमने पॉल्यूट कर दिया, सबको हमने खराब कर दिया। कैसे? ज्यादा अनाज उगाने के चक्कर में हमने फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे मिट्टी की हेल्थ गई,
मिट्टी की सेहत गई, खराब हुई। अब ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसमें दूसरे किस्म के जंगली पौधे पैदा आने शुरू हुए जो खेतों को खराब कर रहे थे। तो हमने पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स इस्तेमाल करने शुरू किए, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए भी इस्तेमाल करने शुरू किए। ये सब घुल मिलकर पहुंच गए हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम पानी में गए, पानी से उन सारी जगहों पर गए जहां से हम पानी हासिल करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल प्लास्टिक, कई सारे हैं, आर्सेनिक है, लिड है, आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट है, गंगा का जो डेल्टा है, ये है दोआबा है, गंगा के दोआबे के चारों तरफ जितने शहर बसे हैं, उन शहरों में जो औरतें हैं, उन औरतों में जो फीड करा रही हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके दूधों में आर्सेनिक है। आर्सेनिक से कैंसर होता है। आर्सेनिक से कैंसर होता है। यानी अब छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं माँ का दूध, उसमें कैंसर के जर्रात जा रहे हैं बच्चों में। और अभी नई तहकीक है, पटना में महावीर मेडिकल कॉलेज या कुछ करके एक इंस्टीट्यूट है, एम्स से शायद वो मुंसलिक है, एम्स पटना से, उसकी एक रिपोर्ट आई है अभी कि माँ के दूध में आर्सेनिक के जर्रात हैं। अच्छा, उस पर फिर खैर दूसरी भी बहस है कि क्या, तो एक वजह ये है। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है उस लेवल की। बहुत सारी बीमारियां, कैंसर बहुत सारी बीमारियों के ठीक ना होने के बदल में भी पैदा होता है, देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यही था कि हमारी डेली लाइफ स्टाइल जो है, मोबाइल का इस्तेमाल करना, स्ट्रेस, जंक फूड, लेट नाइट स्लीप, तो इन सब का क्या रोल है? कैंसर के होने का एक मेन वजह हमारा लाइफस्टाइल भी है। कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जो लाइफस्टाइल बेस्ड ही हैं। यानी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आप उस कैंसर से बच सकते हैं, या आप में उस किस्म का कैंसर होने का जो पॉसिबिलिटी है, जो फीसद है, जो इम्कान है, वो कम हो जाता है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें मुंह के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर होने की तादाद ज्यादा है। फिर जो लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू किसी भी किस्म, किसी भी फॉर्म में हो, तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है वो मेन वजह है कैंसर को बढ़ावा देने का या कैंसर कॉज करने का। लड़कियों में पीसीओएस और पीसीओडी आजकल बहुत वो चल रहा है। ये सब खान पान और रहन सहन, पीसीओडी ये सब ओवरी के कैंसर के पहले वाले मरहले हैं ये सारे। अगर ये ट्रीट नहीं किए गए, ठीक नहीं किए गए, वो कैंसर बन जाता है। इससे तो माशरे की बहुत सारी औरतें जूझ रही हैं। बहुत सारे अभी छोटी छोटी बच्चियां जो बालिग बच्चियां हैं पीसीओडीज की वो शिकार हैं। उसकी मेन वजह है हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, जंक फूड और स्ट्रेस, कई सारी चीजें हैं उसमें। अब्दुल वासी भाई, अभी आपने जिक्र किया कि स्मोकिंग और शराब नोशी वगैरह ये इसमें अपना मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं, तो इनके अलावा कौन कौन से जैसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस है? ज्यादा आबो हवा का और उसका भी पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी। जैसे अभी एक बहुत मामला बहुत उठा अरावली हिल्स का। हम लोग दिल्ली में जो पोल्यूशन होते हैं या दिल्ली में जो इन्फेक्शंस होते हैं, अभी आपने देखा होगा, पहले हम लोग जब जुकाम होता था, या यहाँ दिल्ली में रहते हुए, मैं 2011 से हूँ दिल्ली में, जुकाम बहुत परसिस्ट किया, बहुत रहा तो 3 दिन 4 दिन, ज्यादा ज्यादा 5 दिन। अभी वो 10 दिन 12 दिन से पहले नहीं जा रहा है। उसकी मेन वजह
हमारा जो माहौल है दिल्ली के एनसीआर का या हमारे शहर का, वो इतना खराब हो चुका है कि जो AQI लेवल है, टेम्परेचर नहीं, बिल्कुल AQI जो लेवल है, AQI दर्शाता है या बताता है कि आपकी फिजा में कितने जर्रात हैं, और उसकी एक हद तय है कि 50 होगा, 50 जर्रात होंगे या 50 AQI होगा या 60 होगा, तो इसका मतलब ये ठीक है, सांस लेने के लायक है। उससे ऊपर के सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, और 100 और 150 के ऊपर से पार का मतलब कि वो रहने के लायक जगह है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ऊपर से वही अभी जिक्र किया ना कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी ना अहली, जो लीडरशिप है वो एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, बस अपना फायदा, कुर्सी पाने की दौड़ है, और अवाम बीमारी से, पोल्यूशन से, भूखी से, गरीबी से, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं। बीच में आया था अरावली पहाड़ को इन्होंने 100 मीटर से कोर्ट के जरिए से उसको 100 मीटर के उसमें से ऊपर जो है वो अरावली हिल्स माने जाएंगे, और उसके नीचे हैं वो अरावली हिल्स नहीं माने जाएंगे। तो उससे नुकसान क्या, जो 100 मीटर से नीचे हैं 80 से 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की हैं। तो इससे जो लोग कह रहे हैं कि इससे इसका मतलब नहीं है कि लोग कुछ भी करेंगे, आज भी वहां पर माइनिंग चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, वहां से मादनियात और दूसरी चीजें, उन चीजों को वहां से निकाल रहे हैं। और इस कोहकनी के बदले में क्या हो रहा है कि वो जो अरावली पहाड़ियां हैं वो हमारे लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए, या जो पहाड़ी इलाके हैं हिंदुस्तान के, उत्तराखंड, हिमाचल और उधर के जो इलाके हैं, उनको कई सारी चीजों से बचाते हैं, प्रोटेक्टर के तौर पर, वो प्रोटेक्टर की तरह काम करती है। जैसे बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड क्या करता है, वो तेज रफ्तार गाड़ियों को स्लो कर देता है। अरावली पहाड़ियां भी आपके जो मानसून है उसको स्लो कर देता है कि वो पहाड़ों तक ना जाए, हिमाचल और उत्तराखंड। अगर चला गया मानसून तो क्या होगा, ज्यादा बारिश और ज्यादा सैलाब। क्योंकि जो हिमाचल की पहाड़ियां हैं, ये हिमालय की पहाड़ियां हैं, वो मिट्टी और पत्थर की हैं, तो पानी जब बहता है तो अपने साथ लेके बहता है, तो लैंडस्लाइड्स होती हैं, लोगों के घर उजड़ते हैं और त्रासदी होती है। दूसरा, ये अरावली के दूसरी जानिब राजस्थान का पूरा सारा डेजर्ट है। अच्छा, डेजर्ट से जो हवाएं उठती हैं वो गर्म होती हैं और वो ठंडे इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। दिल्ली और एनसीआर और इधर का जो रीजन है, अगर अरावली ना हो तो ये सारा बालू, सारा बारीक बालू उड़ के इधर आएगा। उसका एक एग्जांपल, गर्मियों में अक्सर आपने सुना होगा, साफ है साफ है, अचानक से एक पूरा पीला धुंध, ये वही जर्रात हैं जो राजस्थान में कोई तूफान आता है, आंधी आती है, उसके नतीजे में उड़ के यहाँ आते हैं। ये तो बस कुछ फीसद है, बिल्कुल, क्योंकि बाकी और रोक दिए गए अरावली के जरिए। ये सब आएंगे, तब सोचिए यहाँ की फिजा क्या होगी, यहाँ कितना पॉल्यूशन होगा और हमारे फेफड़ों की क्या हालत होगी। तो लाइफ स्टाइल के अलावा हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस माहौल में, वो कितना साफ सुथरा है, क्या हम खा रहे हैं, हम कितना एक्टिव रह रहे हैं जिस्मानी तौर पर, हम कितना मेहनत कश हैं, ये सारी चीजें कैंसर को या बीमारी को प्रमोट करती हैं। ये सब रीजन है उसके। हमारा अगला सवाल है कि अभी कैंसर ट्रीटमेंट किस स्टेज पर है और कितनी प्रोग्रेस अभी हो चुकी है? अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल वजाहत के साथ बताना चाहूंगा। अलग अलग कैंसर्स के किस्मों में अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है।
बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जैसे प्रोस्टेट है, अगर शुरुआती मरहले का है तो हम सर्जरी के जरिए ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है तो हम इम्यूनोथेरेपी और कुछ दवाएं हैं कीमोथेरेपी के जरिए भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से पिस्तान का कैंसर है, अगर शुरू स्टेज का है और वो फैला नहीं है तो हम सर्जरी के जरिए काट के उतना पूरा हिस्सा निकाल देते हैं, वो ठीक उसको भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में है उसका। खून के जर्रात में या खून में होने वाले कुछ ऐसे कैंसर हैं जो टोटली ठीक हो जाते हैं, AML हो गया या उसकी जो किस्में हैं, कुछ ऐसे किस्में हैं जो मुकम्मल ठीक हो जाती हैं। अच्छा, कुछ और हैं, हड्डियों में होने वाले कुछ कैंसर हैं, बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन चीन और जापान ने इस पे अच्छा काम किया है और स्टेम सेल थेरेपी के जरिए से वो लोग ठीक कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। यानी इजमाली तौर पर अगर कहें तो इसकी कई सारी फैकल्टीज हैं अलग अलग, और सब पे अलग अलग काम चल रहा है। किसी पे ज्यादा काम हो चुका है, किसी पे भी कम ही हुआ है। और यानी कि अब लेकिन मजमूई तौर पर नतीजा ये निकल के आता है कि अगर तीसरे या चौथे स्टेज पे कोई पहुंच गया है तो फिर वहां पे ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आज कल की जो रिसर्च है वो ज्यादा फोकस कर रही है कि हम कैंसर की डायग्नोसिस यानी उसकी जांच को इस लायक कैसे बना सकें कि हम शुरुआती दौर में ही कैंसर को जांच के जरिए पकड़ लें और उसको रोक सकें। तो अब इस वक्त जो रिसर्च चल रही है ज्यादातर इस पे चल रही है और इसमें कामयाबियां भी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम DNA मैपिंग के जरिए पता कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में मुझे कैंसर होने के इम्कानात कितने हैं और उसकी बुनियाद पर हम अपना रहन सहन, खान पान और वो सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही है कि अभी बहुत महंगा है ये सारा ट्रीटमेंट, आम लोगों तक पहुंचने में सरकारों को और जो कंपनियां हैं जो ट्रीटमेंट, और आम लोगों की तरफ से एक दूसरी दिक्कत ये भी रहती है ना कि वो इन सब चीजों को ऐसे मतलब अव्वलियत दे करके चेकअप भी नहीं कराते हम जाएं वहां पे हम। जबकि मैं एज ए रिसर्चर मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि ये आपकी सेहत आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप जब बीमार हो, हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं आम तौर पर लोगों को कहता हूं कि आपकी सेहत आपकी भी जिम्मेदारी है और 6 महीने में नहीं, 8 महीने में नहीं, तो कम से कम साल में एक बार आप पूरे जिस्म की एक फुल जांच जरूर करवाएं। उससे ये हो जाता है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मर्ज आपको आ घेरे, पहले हम पता कर लेंगे तो उसका बचाव आसान है। बिल्कुल। बाद में पकड़े जाने पर या कोई चीज निकल के आने पर बचाव उसका मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मेरी तरफ से राय जरूर रहेगी कि आप सब जरूर साल में एक बार जांच, जो बेसिक जांच है वो जरूर करवा लें, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इस तरह का जो जांच है वो जरूर कराएं। अच्छा, आप जो नई मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है? उसमें मतलब ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से मतलब उसकी तशहीर हो और अभी तक पिछले वक्तों में जो नहीं हो सका है, तो उसमें कुछ उसकी खुसूसियात वगैरह जिक्र कर दें। हमने जो दवा बनाई या जो ड्रग बनाया, दवा हम तब तक उसको नहीं कह सकते जब तक उस पर और इंसानी जिस्मों पर उसकी जांच ना हो और बड़ी कंपनियां उस पर तहकीक ना करें उसके बाद, तो हम उसको कंपाउंड बोल देते हैं या ड्रग बोलते हैं। तो हमने जो ड्रग डेवलप की है, पहली चीज ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो मादनियात हैं उनमें से है। हमने जिंक को मरकज में रखकर, सेंटर में रखकर, क्योंकि जिंक हमारे जिस्म को इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, हमारे जिस्म को क़ुव्वत दिफा को मजबूत करता है जिंक। तो हमारा जो कंपाउंड है, एक तो जिंक तो गालिबन फर्टिलाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंक नहीं, वो नाइट्रोजन और यूरिया उसको करते हैं। तो जिंक को ये जो मादनियात है हमारे जिस्म में उसकी जरूरत होती है, तो उसको मरकज में रख के बनाया गया।
दूसरी चीज, ये जो हमारी ड्रग है, हमने फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने के लिए कोई दवा है, वो 10 ग्राम चाहिए। जब हम दवा देते हैं मरीज को, तो वो कई मरहले से होकर गुजरती है जिस्म में। सबसे पहले वो मैदे में जाएगी, फिर वो वहां पे लीवर के थ्रू होके गुजरेगी। लीवर क्या करता है, जो ज्यादातर बाहर की चीजें होती हैं या ना हजम होने वाली, ना एब्जॉर्ब होने वाली चीजें होती हैं, उनको डिटॉक्स कर देता है, यानी उसकी कुव्वत को खत्म कर देता है। तो कुछ दवा का एक हिस्सा वहां भी खराब हो जाता है। अब आपने भेजी थी 10 mg, लेकिन आपको दर्द था घुटने में, घुटने तक पहुंचा 2 मिलीग्राम। अब दवा कारगर है जब 5 mg पहुंचेगा तब, तो वो दवा का वो मिकदार पहुंचा ही नहीं जो आपको चाहिए होगा घुटने में। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, अपने दवा को नैनो पार्टिकल के जरिए से हमने उसको कवर कर दिया। काइटोसिन एक मादा है जो शेल समझते हैं आप, सीप, सीप के ऊपर जो शेल होता है, जो जो कवरिंग होती है, वो काइटिन से बनी होती है। उसको जब तोड़कर हम उसके छोटे छोटे अव्वल हिस्सों में लेकर आते हैं, तो काइटोसिन बनता है, पॉलीमर है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाला। हमने क्या किया, अपनी दवा को उस काइटोसिन के जरिए से कवर कर दिया। उससे क्या होगा, दो काम। काइटोसिन क्या करेगा, दवा को जो हमारे जिस्म में जो फिजिकल दबाव है, प्रेशर है, जो माहौल है, उन सब से बचा के लेके चला गया प्रोस्टेट तक। तो अब जो मुझे 5 mg चाहिए, वो 5 मिलीग्राम दवा पूरी जा रही है। अभी तक की तहकीक में जो हमारी जो कोशिश रही है कि दवा को पूरी, इसी को डायरेक्ट डिलीवरी भी बोलते हैं या ड्रग डिलीवरी भी बोलते हैं, कि जितनी चाहिए उतनी पूरी पहुंच जाए। यानी मैदा जो वहां कमजोर करता था, उसकी ताकत खत्म कर देता था, वो नहीं कर पाएगा। शील्ड की वजह से जो ऊपर शील्ड है। अच्छा, ये काइटोसिन जो नैनो पार्टिकल है, ये दवा को प्रोस्टेट की जो खलियां हैं उसके अंदर भी ले जाता है और वहां दवा को जाके छोड़ देता है। क्योंकि ये जो काइटोसिन है उसकी एक मुद्दत है, जब वो खलिए के अंदर या सेल के अंदर चला गया, तो अब वहां जाने के बाद वहां दूसरा माहौल है, तो वहां कुछ दिन रहने के बाद वो छोड़ देता है दवा को, और दवा अपना असर दिखाती है। ये हमारे हमने जो तहकीक की है, जो हमने ड्रग बनाई है, डेवलप की है, ये उसकी नोवेल्टी है या उसका नयापन उसका यही है। और इसी को लेकर हमने पेटेंट भी फाइल किया है यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, और उस दवा के मौजूद मैं मेरा सुपरवाइजर। तो ये नयापन है उस लेवल पे। तो एक सवाल ये कि क्या फ्यूचर में, जैसे अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत आपने की, ऐसे कई सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कैंसर कंप्लीटली क्यूरेबल हो सके? इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटीज उसकी अभी के लिए जिस तरह से रिसर्च चल रही हैं, तो मैं 60 और 40 के परसेंट में मानता हूँ। 60% चांसेस हैं कि आने वाले कल में मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि जितने भी तरह के कैंसर हैं, मेजर जो कैंसर हैं, उनका इलाज ढूंढ लिया जाएगा पूरी तौर पे। और ये मुमकिन तभी है जब दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनकी सरकारें, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो इनमें इन्वेस्ट करती हैं या उनकी टेस्टिंग वगैरह कराती हैं, ये सारे लोग अपना फायदा, जाती बिजनेस छोड़ के ह्यूमन काइंड के लिए या इंसानियत के पस मंजर में काम करें। ठीक है, अपनी मेहनत को रखें, लेकिन इतना नहीं कि इलाज गरीबों तक या सभी तक ना पहुंच सके।
ये तो बुनियादी हक है किसी को बिल्कुल। सेहतमंद रहना। ये कर लें तो बहुत जल्द हो जाएगा, 5 से 10 साल में ये चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। और एक हमारे पास हमने ये भी सवाल तैयार कर रखा था कि क्या आने वाले टाइम में ट्रीटमेंट सस्ता और एक्सेसिबल हो सकता है? जैसे अभी जो आप मेडिसिन तैयार करेंगे जी इंशाल्लाह, जी जी। तो उसके बारे में उससे आप रफ़ाही कामों में या आवाम तक पहुँचाने की क्या कुछ कोशिश करेंगे कि ये मतलब अफ़ोर्डेबल रहे लोगों के हाँ, लिए और सब लोग इसे असल इसमें हम एज ए रिसर्चर, हमारे सुपरवाइजर एज अ गाइड या साइंटिस्ट या ये सारे लोग डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीजों के लिए हम लोग पाबंद होते हैं। हमने बनाई, उस पर रिसर्च किया, नतीजा अच्छा आया, हमने पेटेंट यूनिवर्सिटी को कहा कि हमने ये चीज की है, इस पे पेटेंट फाइल करें। अभी जो पेटेंट गया है उसका मालिकाना हक यूनिवर्सिटी के पास है। अगर कोई कंपनी यूनिवर्सिटी से वो नुस्खा खरीदती है और उस पर बड़े पैमाने पर दवा बनाती है, तो मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए में यूनिवर्सिटी ने वो नुस्खा बेचा, तो 80 यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, 10 जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नाम की फीस जाएगी, बाकी जो 10 बचेगा उसमें 7 जाएगा जो मेरे सुपरवाइजर हैं, 3 जाएगा मुझे। यानी अगर वो दवा बिकी तो 7 रुपए मेरे सर को मिलेंगे, 3 रुपए मुझे। और ये तब तक मिलते रहेंगे जब तक ये 20 साल का होता है पेटेंट, 20 साल तक ये मिलेगा अगर कोई कंपनी लेती है। अब आया कि कोई कंपनी उठाती है और उसको बनाती है, फॉर्मुलेशन करती है, उसको तैयार करती है, मार्केट में बेचती है, तो कंपनी कितना लेगी उससे ये कंपनी तय करेगी, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी का हिस्सा यूनिवर्सिटी को गया, हमारा हिस्सा हमको गया, उनका हिस्सा उनको गया। यूनिवर्सिटी ने और कंपनी ने जो वो किया हुआ है, इनके माबैन जो मुआहदा हुआ है इनके माबैन, उससे इन कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जैसे बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं आमतौर पर, क्योंकि मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मेडिसिन मेरा फील्ड रहा है। पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल, एक पत्ता 10 टेबलेट का कितने का आता है? 20 रुपए का, 15 या 20 रुपए का। और उसके एक टेबलेट की जो कीमत है बनाने की और मार्केट तक पहुंचाने की, मुश्किल से मुश्किल 30 पैसे या 25 पैसे। तो इसका मतलब अगर सरकार चाहे जो कंपनी की दवा यहाँ बेचने के लिए परमिशन दे रही है तो वो तय कर सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है बनाने वाली कंपनियों पर और जो सरकारें काम कर रही हैं उससे काम कर। मेडिसिन फर्टिलाइजेशन का काम नहीं कर सकते, यानी आमी लोग, वो कंपनियां ही करेंगी क्योंकि उन्हें ब्रांड बनना है। यानी जैसे अभी कोई दवा हमने इन्वेंशन किसी चीज की तो उसे अगर हम अपने तौर पर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एज अ ब्रांड लोगों के सामने नहीं आएगा, तो वो इस्तेमाल कौन करेगा, ये मसला है। जी। अच्छा, अब काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप पोएट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आखिर की 1-2 बातें पूछ के। पोएट तो नहीं कहूंगा खुद को, पोएट इन प्रोसेस। नहीं, उसकी वजह है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। तो मैं पोएट इन प्रोसेस। तो क्या मैं किस मिजाज का आप लोग सुनते हैं? 1-2 कुछ ऐसा सुन सकते हैं हम लोग, थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए। बहुत साइंटिफिक और सीरियस गुफ्तगू हुई नहीं, अच्छा है, होनी भी चाहिए, और इस तरह की चीजें 1-2 है, मुझे याद तो नहीं, बट मैं मोबाइल में देख के मैं जरूर कुछ अर्ज करूं। गजल है, और सुनो मशहूब, मतला सुने। दौलत
यूं तो बेशक जिंदा रखती है, दौलत में तो दौलत यूं तो बेशक जिंदा बेशक जिंदा रखती है, देखूंगा मैं कब तक जिंदा रखती है, देखूंगा मैं कब तक जिंदा रखती है। मुमकिन है वो एक दिन वापस आ जाए, आहट हो या दस्तक जिंदा रखती है। मुमकिन है वो एक दिन वापस आ जाए, आहट हो या दस्तक जिंदा रखती है। और शहरों में ये बसने वाले रोते हैं, शहरों में ये बसने वाले रोते हैं, गांव में तो बैठक जिंदा रखती है, क्या माना गांव में तो बैठक जिंदा रखती है। तो बैठक जिंदा रखती और ये शेर बतौर खास के रस्सी पे थकन से चलते रहते हैं, रस्सी पे थकन से चलते रहते हैं, बस नट्टों को तो ढोलक जिंदा रखती है, बस नट्टों को तो ढोलक जिंदा रखती है। और ये थोड़ा सा साइंटिफिक शेर है कि गुर्बत में यूं पलने वाले लोगों के, गुर्बत में यूं पलने वाले लोगों के बच्चों को तो चेचक जिंदा रखती है, बच्चों को तो चेचक जिंदा रखती है। नाजों ने नहीं हालातों ने पाला, नाजों ने नहीं हालातों ने पाला, अरमानों को तो गुल्लक जिंदा रखती है, अरमानों को तो गुल्लक जिंदा रखती है। और मक्ते का शेर है कि दुख सुख को उठाए चलना है वासे, दुख सुख को उठाए चलना है वासे, बस सांसें ये जब तक जिंदा रखती हैं, दौलत हो यूं तो बेशक जिंदा रखती है। ये है। कोई और आपका पसंदीदा कलाम? बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए तो कई सारे हैं, एक जो मुझे जाती तौर पर पसंद है, ये एक हिंदी मैगजीन है, उसमें भी ये शाये हुई है गजल। खुरच के दिल से निकाला है इंतजार का दुख, खुरच के दिल से निकाला है इंतजार का दुख, लिए मैं फिरता कहाँ दिले बेकरार का दुख, लिए मैं फिरता कहाँ दिले बेकरार का दुख, यकीन टूटा तो कुर्बतें झूठी छोड़ आया, यकीन टूटा तो कुर्बतें झूठी छोड़ आया, मैं किस तरह से उठाता ये एतबार का दुख, मैं किस तरह से उठाता ये एतबार का दुख, मैं मिट्टियों में बनाई गुड़िया सा ढूंढता हूँ, मैं मिट्टियों में बनाई गुड़िया सा ढूंढता हूँ, मेरा वही है हुआ कभी जो कुम्हार का दुख, मेरा वही है हुआ कभी जो कुम्हार का दुख। और ये बहुत नाजुक सा शेर के, शिकारियों ने रखी थी चिड़िया यूं जाल में के, शिकारियों ने रखी थी चिड़िया यूं जाल में के, वहीं पे अपनों को खींच लाया शिकार का दुख, वहीं पे अपनों को खींच लाया शिकार का दुख। मुसव्विरों ने बहे लहू में बनाई तितली, मुसव्विरों ने बहे लहू में बनाई तितली, दबा हुआ है रगों में यूं बेशुमार का दुख, दबा हुआ है रगों में यूं बेशुमार का दुख। और मक्ते का शेर के बिछड़ के अपने शजर से बुलबुल उदास भटका, बिछड़ के अपने शजर से बुलबुल उदास भटका, दिखा है वासे में मुझको ये इन्हिसार का दुख, दिखा है वासे में मुझको ये इन्हिसार का दुख, लिए मैं फिरता कहाँ दिले बेकरार का दुख। माशाल्लाह। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे अगर आपको कैंसर से बचाव के लिए, अगर हमारे आज के यूथ के लिए, उमूमी सारे ही लोगों के लिए 3 बातें कहनी हो, तो आप वो 3 बातें क्या कहेंगे? 3 हैं तो काफी, जो मोटी चीजें, हाँ, तो 3 मोटी चीजें जो मैं कहूंगा, हेल्दी खाना खाइए, सेहत, खाना खाने का मतलब कि वो रूटीन सुबह दोपहर शाम जो
आपकी डाइट है वो हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 10 मिनट करें या 15 मिनट करें, रोज़ करें। तो अच्छी ग़िज़ा, एक्सरसाइज और अच्छी नींद। अगर आप 8 घंटे में आपकी नींद पूरी होती है, आप 8 घंटा सोइए, सुबह जल्दी उठिए। तो ये 3 चीज़ जो है वो मेरी तरफ से ये। और अगर जैसे आज के यूथ के लिए आपको डायरेक्ट कोई मैसेज देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए? आप अपने आप से वफादार रहें। सबसे पहली चीज़, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन कुछ भी बने, उससे पहले आप बाअखलाक बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। वरना आप कितने भी बड़े कुछ भी बन जाएं, आपके अंदर शूर नहीं, सलीका नहीं, अखलाक नहीं, सब बेकार है। किसी को कोई तकलीफ ना दें, जितना हो सके दूसरे की मदद करें। तो वैसे भाई एक सवाल मेरे ज़हन में आया अभी, जैसे ये तैयार करदा सवालात में से नहीं था। मैं फ़िलहाल आया था कर्नाटका से, वहाँ साउथ में मैं रहा गालिबन 6-8 महीने के बाद मेरा आना हुआ। तो दिल्ली में आने के बाद जब मैं आया हूँ इब्तिदाई अय्याम में, तो मेरी आँखें यहाँ बहुत जलती थीं, साँस लेने में घुटन होती थी, यहाँ जलता था अंदर से। तो अगर जैसे कोई बाहर से कोई शख्स दिल्ली आता है, और मेरे कुछ साथी भी हैं जो हमेशा से बेचारे बीमारी से ही जूझ रहे हैं, जब से दिल्ली में आए, कुछ ना कुछ उन्हें लगा ही रहता है। जी, तो जी। किन चीज़ों का एहतमाम करना उनके लिए ज़रूरी है? जैसे इब्तिदाई मराहिल में कोई आता है दिल्ली, तो उसे कौन-सी चीज़ें बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत है? जी। बहुत अहम सवाल है ये, इस नज़रिए से जिसके हमारे दिल्ली का जो अभी आबो-हवा है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो एहतियाती तौर पर कर सकते हैं आप, मास्क का इस्तेमाल और N90, ताकि जो ज़र्रात हैं वो नहीं जाएँ आपके मुँह के अंदर या आपके हलक तक नहीं जाएँ। दूसरा, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, क़ुव्वत दिफ़ा आप अपनी मज़बूत करें। क़ुव्वत दिफ़ा मज़बूत कैसे होगी? फल जो हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, आप अपने डाइट में आप ज़रूर रखें। चाहे वो किसी एक सुबह में आप अगर खा सकते हैं तो बहुत सारे लोग इंजीर को प्रेफ़र करते हैं, उसको तरजीह देते हैं। इंजीर भी अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, कुछ मग़ज़ियात ज़रूर लें, कुछ किसी एक वक़्त में वो ले सकते हैं। उबले हुए अंडे को मेडिकली प्रूव किया गया है कि अगर जो लोग सुबह में 1 या 2 उबले हुए अंडे खाते हैं तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आप क़ुव्वत दिफ़ा मज़बूत करें, हेल्दी खाएँगे तो फल-फ्रूट के साथ खाएँगे, और जो बैलेंस डाइट होती है यानी तवाज़ुन ग़िज़ा जो होती है, जिसमें आपका जितनी आपको जिस्म को ज़रूरत है उसमें प्रोटीन हो, उसमें हरी सब्जियाँ हों, उसमें मादनियात हों, तो ये सब मिला के जब होगा तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब आप जिसको कहते हैं तवाज़ुन ग़िज़ा जब खाते हैं, इन 2 ज़रियों के ज़रिए कर सकते हैं। पानी खूब पिएँ, पानी खूब पिएँ, इससे आप कर सकते हैं। अब आखिर में हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके प्रोजेक्ट को कामयाब करे, आपको लंबी उम्र अता फ़रमाए सेहत व आफ़ियत के साथ, और उम्मत के लिए आपको नफ़ा बख्श साबित करे, और इस पॉडकास्ट को भी आवाम तक जाए और आवाम इससे फ़ायदा उठाए। इंशाअल्लाह उसके भी आप सवाब के अहल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने सेहत का खूब ख़्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।